डियर स्टूडेंट्स, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज थर्ड पार्ट टेस्ट के बॉटनी पेपर के सॉल्यूशन को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारे एमजीसीआई के स्टूडेंट्स ने इस पेपर में बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया होगा। साथ ही साथ ये स्टूडेंट नीट का जो एक्चुअल एग्जाम जो 5 मई को है उसमें भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। बट उस परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना। वो कैसे आएगा? वो आएगा आप पेपर का लगातार एनालिसिस करें बेटा। और पेपर में जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं 5 चैप्टर्स हैं। मान लीजिए इसके किसी एक या दो चैप्टर के क्वेश्चन आपसे थोड़े से कम बने या किसी क्वेश्चन में ज्यादा अपने को प्रॉब्लम फील हुई, आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ तो डिस्कस करें ही। कोई कंसेप्ट और समझना हो, आप कोचिंग में आकर जो डाउट सेशंस हमारे लगते हैं डेली, उनमें भी साथ ही साथ सुबह 8 से लेके शाम को 8 बजे तक लगातार आप अपने टीचर्स से, अपनी फैकल्टी से इन सभी डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन को। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर। इसमें हमसे पूछा है स्लज का जो ट्रीटमेंट है वो किस मेथड के थ्रू होता है। भाई पहले तो हम स्लज फॉर्मेशन को समझें। असल में जो यहाँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है इसको ही हमने एनसीईआरटी में सीवेज ट्रीटमेंट के नाम से डिस्कस किया है। सीवेज ट्रीटमेंट जो है ये दो स्टेप में होता है, प्राइमरी फेज या प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है। इस फिजिकल प्रोसेस में फिल्ट्रेशन होता है, साथ ही साथ सेडिमेंटेशन होता है। इस फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से पेबल्स एंड ग्रिड्स ये रिमूव हो जाते हैं, जिन्हें हम स्टेबल पार्टिकल भी बोलते हैं। फिर स्टार्ट होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस भी दो स्टेप्स में होती है। नंबर 1 एरोबिक। एरोबिक फेज जो होती है उसमें फॉर्म होता है एक्टिवेटेड स्लज, जिसे ट्रीटमेंट के लिए हम ले जाते हैं एनारोबिक चेंबर में, जिसे हम बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो एनारोबिक स्लज जो डाइजेस्टर है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्लज के लिए, कि स्लज का जो ट्रीटमेंट है वो एनारोबिक डाइजेस्टर्स में होता है। और यहाँ से फाइनली जो भी हमारा ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर मिलेगा हमें, उसे हम छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं वाटर बॉडीज में। क्वेश्चन नंबर 102, बैक्स एंड याक्स क्या है? बेटा ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, जिनका यूज यूकैरियोटिक जीन ट्रांसफर के लिए हम करते हैं। दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम है, सिंपल सा मैच द कॉलम है, जिसमें एस्परजिलस नाइगर से हमें सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड, और यहाँ हम देख पा रहे हैं फर्स्ट का डी, सेकंड का सी। ये केवल और केवल सी ऑप्शन में ही हमें मिल रहा है, जो कि हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगेन एक मैच द कॉलम है, जिसमें स्टैटिन के बारे में हमसे पूछा है। व्हाट इज स्टैटिन? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का जो एंजाइम है उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक होता है। इस तरह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कम किया जाता है। फर्स्ट का आंसर है हमारा सी, जो ओनली ऑप्शन डी में मेंशन है। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, पेपर में भी ऐसे 5 से 7 मैच द कॉलम आएंगे, उनको सॉल्व करने की अप्रोच यही रखना, पहला या दूसरा कोई भी एक या दो को सॉल्व करने पर हमारा आंसर यदि आ जाए तो आपको पूरा मेज द कॉलम सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में हमें टाइम बचाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, व्यर्थ जल के ट्रीटमेंट में, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी फेज है उसमें क्या होगा? तो प्राइमरी फेज में अभी अभी बताया पेबल्स एंड ग्रेड्स, जिन्हें हम स्टेबल पार्टिकल भी बोलते हैं, उनका रिमूवल होता है। क्वेश्चन नंबर 106, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम मेजर करते हैं ऑक्सीजन कंजप्शन से। कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है उस ऑर्गेनिक मैटर के डाइजेशन के लिए, उसी को हम बोलते हैं बीओडी। दैट इज आंसर होगा डी। 107 एक मैच द कॉलम है, जिसमें वो हमें बता रहा है कि डीएनए डबल हेलिक्स में जो असर्शन लिखा है उसमें लिखा है कि डीएनए डबल हेलिक्स में सुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन है उसकी पोलैरिटी एक स्ट्रैंड में, एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड के लिए ये पोलैरिटी
एंटी पैरेलल होती है। और एंटी पैरेलल होने का रीजन जो लिखा है वो दिया है कि एक में 5 to 3 है तो दूसरे में 3 to 5 है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि एंटी पैरेलल हम उसी इसी कंडीशन में ही बोलते हैं। तो दैट इज यहाँ असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया आर। वायरुलेंट मींस पैथोजेनिक, बट हम जानते हैं पैथोजेनिक फॉर्म आर ना होकर एस होती है, मींस हमारा जो असर्शन है वो हो गया है गलत। जैसे ही असर्शन गलत हो जाए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है, आरएनए के रिस्पेक्ट में डीएनए मोर स्टेबल या बेटर जेनेटिक मटेरियल है। बिल्कुल सही बात है। रीजन में लिखकर दे रहे हैं कि डीएनए में 2 प्राइम ओएच ग्रुप प्रेजेंट है जो डीएनए को लेबाइल एंड लेस रिएक्टिव बनाता है। अरे भाई डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है जिसके सेकंड नंबर कार्बन पर कोई भी ओएच प्रेजेंट नहीं होता। मींस रीजन क्या हो गया है गलत, असर्शन सही, रीजन गलत, दैट इज आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, 100% सही है। और फिर उसके बाद लिखा है कि जब ये रेप्लिकेशन होगा सेमी कंजर्वेटिव मेथड से तो ईच ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंटल डबल हेलिक्स इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। बिल्कुल ये भी सही है। हम जानते हैं ये ओल्ड, ये ओपन हो गया और ओपन होने के बाद इसके सामने यहाँ पर एक एक नया स्ट्रैंड फॉर्म हुआ, एक नया एक पुराना, बट पुराने स्ट्रैंड भी क्या होते हैं इसमें कंजर्व्ड होते हैं। दैट इज असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन असर्शन को 100% एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, टेम्पलेट या एंटी सेंस स्ट्रेंथ 3 to 5 होगा, नॉन टेम्पलेट या सेंस 5 to 3 होगा। बिल्कुल सही है भाई, देख लेते हैं एक बार इस कंसेप्ट को। ये जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए में ये 3 प्राइम टू 5, यहाँ पर अगेन ये 3 to 5, यहाँ से एंटर हो रहा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बेटा इसकी एक लिमिटेशन होती है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब आरएनए को फॉर्म करेगा तो ये डीएनए के उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानेगा जो स्ट्रैंड 3 to 5 पोलैरिटी का होगा। तो टेम्पलेट क्या होगा 3 to 5, उसको ही बोलते हैं एंटी सेंस, अपोजिट वाले को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। तो दोनों सही हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट इज आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 112 भाई याद रखने वाला क्वेश्चन है, एविना कॉलियोप्टाइल टेस्ट या एविना कर्वेचर टेस्ट से बोलते हैं। एफ डब्ल्यू वेंट ने ये टेस्ट परफॉर्म किया। क्वेश्चन नंबर 113 अगेन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसे ऑक्सिन भी कहते हैं, इसका फर्स्ट आइसोलेशन हुआ था ह्यूमन यूरिन से। आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 114 एपाइकल डोमिनेंसी जो हायर प्लांट में होती है, वैसे तो एपाइकल डोमिनेंसी के लिए एक सिंगल हार्मोन याद रखना हो तो ऑक्सिन है ना, तो वो भी आता है फाइटो हार्मोन की कैटेगरी में। दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है, पार्थेनोकार्पी। बेटा पार्थेनोकार्पी का मतलब है फ्रूट्स का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक होती है पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप होने लगे एम्ब्रियो के जैसे, जैसे कि हमने देखा है, जैसे पार्थेनोजेनेसिस को हम याद करें हनी बी में, तो हनी बी में जो क्वीन बी थी, रानी मधुमक्खी थी, उसने जिन एग्स को बनाया, उन एग्स ने विदाउट फर्टिलाइजेशन, उन अंडों ने विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल ड्रोन को फॉर्म किया, वो पार्थेनोजेनेसिस है। बट पार्थेनोकार्पी आप याद कर लें, फ्रूट की वॉल में कार्पिक शब्द आता है, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, इपिकार्प। तो कार्प मींस फ्रूट, तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है उसे, सॉरी मैंने यहां से दिखा नहीं और मैंने इस पे लगा दिया आंसर। आंसर है हमारा फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बी आंसर होगा। जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पहले तो समझो, पॉलीपेप्टाइड मींस प्रोटीन, प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन है आरएनए के पास,
और आरएनए बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास। जो डीएनए है जिससे आरएनए बनेगा, उसमें एक होता है प्रमोटर, फिर आता है स्ट्रक्चरल और फिर आता है टर्मिनेटर। जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वही मेनली हमारे पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 117 को यदि हम देखें, एग्रोज जेल पर डीएनए को जब हमने ब्रेक, एग्रोज जेल से डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर ट्रांसफर करने की जो मेथड है उसका नाम हमसे पूछ रहे हैं। तो याद रखना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शंस मैंने लिखी। एस फॉर सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अभी हमने नीचे से ऊपर की तरफ लिखा, ऊपर से नीचे आते हैं। एक है डीएनए, एक है आरएनए, और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो सदर्न ब्लॉटिंग होती है डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है आरएनए, वेस्टर्न होती है प्रोटीन। ईस्टर्न किसी के लिए नहीं है, वो सिर्फ मैंने याद करने के लिए ऐसा बोला, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ डीएनए को ट्रांसफर करना है, दैट इज आंसर होगा सदर्न ब्लॉटिंग। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेप डज नॉट इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग तो होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट भी करते हैं। बट हाँ, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है ये होती है हमारी, अभी अभी मैंने बताया था आपको, जस्ट पिछली वाली स्लाइड पर आप देखें, आरएनए के लिए। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है ये डीएनए के केस में यूज आने वाली नहीं है। आंसर होगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पर चलें, ग्रीन प्लांट टू बेंड टुवर्ड्स लाइट एज इट ग्रोज। हरे पौधे वृद्धि करते समय प्रकाश की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि बेटा मान लेते हैं ये ग्रीन प्लांट है, इस पर जब यहाँ से सनलाइट आएगा, सनलाइट आने से पहले इसके हाफ हाफ पार्ट में 50-50% ऑक्सीजन प्रेजेंट था, दोनों ही तरफ, यहाँ और यहाँ। बट जब यहाँ से सनलाइट आएगा तो सनलाइट वाले पोर्शन में ऑक्सीजन का अमाउंट हो जाएगा कम, और डार्कर रीजन में ऑक्सीजन का अमाउंट हो जाएगा ज्यादा। जहां ऑक्सीजन ज्यादा वहां ग्रोथ ज्यादा, और जहां ग्रोथ ज्यादा उसके अपोजिट साइड पर बेंडिंग होती है। तो हम यहाँ पर बात करें छाया वाली ओर, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है, या इंग्लिश में हम डिस्कस करें, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड। 120 ग्रोथ कर्व जो है बेटा वो एस शेप भी है, वो सिग्मॉइड भी है। जब आप इस तरह का एस शेप बनाएंगे तो शुरू में आएगा लेग, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी फेज। तो एस एंड सिग्मॉइड, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी, ए एंड बी बोथ। अगला क्वेश्चन है, बोल्टिंग हार्मोन। बेटा बोल्टिंग हार्मोन बोला जाता है जिब्रेलिन को, बट ये तो आंसर हो गया। हम बोल्टिंग की प्रोसेस को यदि समझें तो बोल्टिंग का मतलब है इंटरनोड इलोंगेशन बिफोर फ्लावरिंग। पुष्पीकरण होने से पहले, पुष्पन होने से पहले इंटरनोड का इलोंगेशन होना, ये बोल्टिंग है, जो जिब्रेलिन की हेल्प से इंड्यूस होती है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर बी। 122 पर चलें, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स। प्लांट हमें बनाने हैं, एंड्रो मींस मेल, मेल वाले हैप्लॉइड प्लांट यदि हम फॉर्म करेंगे तो वो पहली चीज तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से ही बनेंगे, और वो स्ट्रक्चर होना भी मेल का चाहिए। तो बात करें कनेक्टिव टिश्यू, 2n स्ट्रक्चर है, टेपिटम भी 2n है, एंथर की वॉल भी डिप्लॉइड होती है, पॉलन ग्रेन्स हैप्लॉइड है। अब टेपिटम, कनेक्टिव वॉल ऑफ एंथर, ये भी एंड्रोजेनिक तो थे, बट ये हैप्लॉइड नहीं थे, ये डिप्लॉइड थे। तो आंसर होगा हमारा ए, कि एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स को बनाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर कल्चरिंग द एंथर, जब हमने एंथर का कल्चर किया तो हैप्लॉइड प्लांट के साथ साथ हमें डिप्लॉइड प्लांट भी मिले। इन डिप्लॉइड प्लांट के को फॉर्म करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? बेटा जो वेजिटेटिव सेल है पॉलन ग्रेन्स की, वो होती है हमारी हैप्लॉइड। एक्साइन जो है पॉलन की, वो भी होती है हैप्लॉइड। जनरेटिव सेल या जनन कोशिका भी होती है हैप्लॉइड। तो इनसे तो हैप्लॉइड प्लांट बनेंगे। बट जो सी आंसर, सी ऑप्शन है हमारा, सेल्स ऑफ एंथर वॉल, ये होती है हैप्लॉइड, दैट इज आंसर होगा सी। 124 पर आए, एंजियोस्पर्म में एक मैच्योर मेल गैमीटोफाइट। बेटा इसकी तीन स्टेज होती हैं,
सिंगल सेल, फिर टू सेल, फिर आती है थ्री सेल। सिंगल सेल जो है वो है इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। टू सेल वाले को भी इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट तो बोलेंगे ही, साथ ही साथ एक और नेम है उसके लिए, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। बट थ्री सेल्ड, जिसमें दो मेल गैमीट और एक ट्यूब सेल होती है, वो होता है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो वास्तव में मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कौन है? जिसमें जर्मिनेशन हो रहा है, जो अंकुरित हो रहा है, जिसमें से पराग नलिका बाहर की तरफ इमर्ज आउट हो रही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। 125, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर करी? आंसर होगा हमारा एलेक जेफरी। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। 126 पर आते हैं फ्लावर के जो एसेंशियल रोल्स हैं। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। ये हमारे आवृत बीजियों की जननिक इकाई है। दैट इज जो भी मेल एंड फीमेल होंगे वो एसेंशियल होंगे। तो मेल कौन है? एंड्रोशियम। फीमेल कौन है? गाइनोशियम। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। पेरिस्पर्म, बेटा जो पेरिस्पर्म है नॉर्मली न्यूसेलस कंज्यूम हो जाता है बिफोर फॉर्मेशन ऑफ सीड। बट जैसे अपन चुकंदर की बात करें, काली मिर्च की बात करें, तो इनमें न्यूसेलस बचा रह जाता है सीड बनने के बावजूद भी। तो परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। आंसर होगा हमारा ए। 128 पर हम आए। मेल गैमीट जब बेटा पोलन न्यूक्ली के साथ फ्यूज होते हैं तब फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देन आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 129, एक डिप्लॉइड फीमेल। तो फीमेल यदि डिप्लॉइड है तो जो पोलन न्यूक्लियस बनेंगे वो बनेंगे एनएन वाले। मेल उसने दे दिया हमें टेट्राप्लॉइड, तो जो हमारा मेल गैमीट है वो बनेगा 2n का। तो ये है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनेगा 4n, और 4n का मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन है स्टिग्मा ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर इज। जो वायु परागित पुष्प हैं उनकी स्टिग्मा, भाई चूंकि परागकण हल्के यानी वजन में कम और अचिपचिपे यानी नॉन स्टिकी होते हैं, तो स्टिग्मा स्टिकी होनी चाहिए, चिपचिपी होनी चाहिए, हेयरी होनी चाहिए जिससे वो फांस सके उन पराग कणों को जो एयर करंट के साथ फ्लो हो रहे हैं। साथ ही साथ वो खुरदुरी होनी चाहिए जिससे जब पराग कण वहां लैंड हो तो लैंड होने के बाद जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उन पराग कणों को रोक सके। दैट इज आंसर होगा हमारा यहाँ पर डी। वायु परागण में ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होंगी स्टिग्मा पर। 131 अगेन वी सिंपल क्वेश्चन, स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या है भाई? एक सील्ड सेप कॉटिलेडन है मोनोकॉट का। ढाल नुमा बीज पत्र है हमारे मोनोकॉट का। देन आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी। 132 पर जाएं। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड की हेल्प से बॉन्डेड होते हैं? बेटा चाहे आरएनए हो या डीएनए हो, एक स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में बॉन्डेड होते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। 133 को देखें, डीएनए आरएनए में क्या सिमिलर होता है? बेटा डीएनए आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं, दोनों पॉलीमर हैं, और वो भी किसके? न्यूक्लियोटाइड के। ये सिमिलैरिटी है। बट दोनों में पायरिमिडीन सेम नहीं है ना? एक में होता है साइटोसिन और थाइमिन, तो दूसरे में है साइटोसिन और यूरेसिल। दोनों में शुगर भी सेम नहीं है, एक में है राइबोज एक में है डीऑक्सी। हाँ दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, बट यहां हम इस ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज डीएनए 99.99% ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ओनली सर्टेन या सम वायरसेस का है ना? सभी वायरस में भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो आंसर होगा सिमिलैरिटी के लिए यहाँ पर हमारा ए। लेंथ ऑफ वन लूप ऑफ बीडीएनए के वन लूप की जो लेंथ है वो है बेटा 3.4 नैनोमीटर। आपने 34 एंगस्ट्रॉन्ग याद कर रखी हो तो आप उसे कर सकते हैं कन्वर्ट। 34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, -10 में से एक हम यहाँ शिफ्ट करेंगे 10 को, तो 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और 10⁻⁹ को हम बोलेंगे नैनो। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा।
एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेटा अकेला एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, बट जैसे ही उसमें फॉस्फेट जुड़ा वो बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा ए। 136 पर आए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका यूज किसके लिए हम करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन में। इसकी जो स्टेप्स हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनेलिंग, फिर एक्सटेंशन। ये इतना होने के बाद फिर हम करेंगे एम्प्लीफिकेशन। बार बार जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने पर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाती हैं। तो पीसीआर का यूज करते हैं डीएनए की सेवरल कॉपीज को ऑब्टेन करने के लिए। आंसर होगा हमारा सी। 137 पर चलें, हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 50 अमाइनो एसिड है। तो भाई उसके लिए जो कोडॉन है, कोडॉन इस तरह के ट्रिपलेट होते हैं। वो कह रहा है हमसे कि 25th नंबर का जो कोडॉन है UAU, इसको हमने चेंज कर दिया UAA में। और आप सभी जानते हैं UAA इज अ स्टॉप कोडॉन, दैट इज 25th नंबर पर आकर हमारी पॉलीपेप्टाइड का बनना बंद हो जाएगा। तो ये म्यूटेशन होने पर ओनली हमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी जिसमें 24 अमाइनो एसिड होंगे। तो ये ऑप्शन जब हम ढूंढते हैं यहाँ, तो आंसर हमें मिलेगा ए। आप देखें सिर्फ उसमें ही मेंशन है, अब पहले पॉलीपेप्टाइड आप 24 अमाइनो एसिड्स विल बी फॉर्म्ड। 138 पर हम आए, तो हमारे पास में एक डीएनए है नॉर्मल वाला। नॉर्मल डीएनए बोलने का मतलब है दोनों स्ट्रैंड N14 है। इसको हमने N15 मीडियम पर 4 जनरेशन के लिए रखा। उसके बाद लाइट डीएनए या हल्के डीएनए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका परसेंटेज हमें बताना है। आओ फोर्थ जनरेशन के बाद देखें। पहली जनरेशन के बाद यहाँ बनेंगे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। टोटल डीएनए रहने वाले हैं 16। उसमें से 2 स्ट्रैंड हमें मिले हैं 14 वाले। जब 2 स्ट्रैंड 14 वाले मिले हैं तो इनके सामने आ जाएगा ये 15। तो 2 तो हमें मिल गए ये इस तरह के 14 15। बचे हुए जो 14 डीएनए हैं वो मिलेंगे हैवी 15 15 वाले। बट कोई भी डीएनए हमें लाइट वाला यहाँ मिलने वाला नहीं है। दैट इज हल्के डीएनए का परसेंट या लाइटर डीएनए का परसेंट 0% होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 139 में अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डायग्राम को देखकर या क्वेश्चन एक बड़ा साइज का देखकर आप घबरा मत जाना कि बहुत सारी थ्योरी इस क्वेश्चन में दिख रही है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डीएनए का सीक्वेंस दिया है, टीआरएनए हमसे पूछे हैं, उनका अरेंजमेंट हमसे पूछा है। पहले इस डीएनए से आरएनए बना लो। एटीए, अपन आइए आरएनए बनाते हैं। ए के सामने आता तो है टी, बट चूंकि आरएनए बनाना है तो यहाँ आएगा यू, फिर ए, फिर यू, पहला कोडॉन। सीसीसी, तो यहाँ आएगा जीजीजी। ए के सामने अगेन यू, फिर टी के सामने ए, जी के सामने सी, फिर 3 बार जी है तो सी सी सी। अब ये तो हो गया हमारा आरएनए। इस आरएनए के लिए यहां पर हमारा टीआरएनए आएगा जिसमें एंटी कोडॉन्स होंगे। तो यू के सामने ए, यू, ए, यहां आएगा सी सी सी, ए, यू, जी, यहाँ जी, जी और जी। आइए मैच करते हैं। बेटा ए यू ए वाला हमें मिल रहा है डी में, तो एक तो अपना हो जाएगा यहाँ पर डी स्मॉल में लिखे हैं तो स्मॉल डी। फिर हमें ढूंढना है सी 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 जो लिखा है ए में, फिर ए यू जी जो हमें मिल रहा है बी में, और जी 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 जो हमें मिला है सी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ए बी सी, जो हमें मिल रहा है डी ए बी सी। कहाँ गया भाई? ये है हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 140 को यदि हम डिस्कस करें तो कौन सा प्रोटीन संश्लेषण के लिए सही है? तो यहाँ दिया है द थर्ड बेस ऑफ द कोडॉन इज लेस स्पेसिफिक। ये तो आंसर है, बट हम क्वेश्चन को समझें ऐसा क्यों है। बेटा जब आप यहाँ पर जेनेटिक कोडॉन्स की टेबल बनाते हैं तो UCAG, दिस इज फर्स्ट बेस ऑफ कोडॉन। ये UCAG ये सेकंड बेस है। इसी तरह से यहाँ UCAG हम लिखते हैं
जो हमारा थर्ड बेस रहेगा। बेटा इस बॉक्स में आने वाले चारों कोडॉन सेरीन के हैं, ये प्रोलीन, ये थ्रियोनिन, ये एलिनिन। यदि हम केवल सेरीन वाले लिखें तो UCAG। आप देखें शुरू के दो जो बेस हैं वो सेम है, थर्ड बेस जो है वो चेंज हो रहा है, बट उसके चेंज होने पर भी अमाइनो एसिड चेंज नहीं हो रहा है, वो सेरीन का है। इससे हमें पता चला कि थर्ड बेस ऑफ द कोडॉन इज लेस स्पेसिफिक। ये तो आंसर है, बट और भी हम देखें। पहले डी ऑप्शन को पढ़ें। एवरी टीआरएनए मॉलिक्यूल में मोर देन वन अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ओनली वन अटैचमेंट साइट होती है। सी में लिखा है वन कोडॉन कोड्स फॉर एन अमाइनो एसिड। अभी अभी हमने देखा मोर देन वन कोडॉन आल्सो कोड फॉर सेम अमाइनो एसिड। फिर ए हम देखें, अमाइनो एसिड्स आर डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड बाय एमआरएनए। नहीं नहीं, अमाइनो एसिड एमआरएनए से नहीं, टीआरएनए उनको लेकर आएगा, उनको पिक करके लेकर आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, कि जो थर्ड बेस है वो लेस स्पेसिफिक रहेगा। 141 को देखें, पॉलीसोम। बेटा पॉलीसोम का मतलब है एमआरएनए जिस पर सेवरल राइबोसोम अटैच होते हैं। आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी। 142 को देखें, कौन से म्यूटेशन हेरिटेबल नहीं होते हैं। याद रखना, जो सोमेटिक म्यूटेशन है ये हेरिटेबल नहीं होते हैं, जिन्हें हम काइक म्यूटेशन या इंग्लिश में अभी अभी बोल दिया मैंने सोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं। सोमेटिक म्यूटेशन डी, जिनकी हेरिडिटी नहीं होती है। 143, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन 1:2:1, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। उसने पूछा है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस का रेशो। होमोजाइगस हैं ये दोनों, तो 2:2। ये हेट्रोजाइगस है 2:2 मीन्स आंसर आएगा 1:1। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, बैक क्रॉस। बेटा जो बैक क्रॉस होता है वो हम करवाएंगे F1 जो जनरेशन है उसका किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दें, उसे बोला जाता है बैक क्रॉस। बट जब हम F1 का क्रॉस ओनली डबल रिसेसिव पेरेंट्स से करवाते हैं उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और जब हम पेरेंट्स के सेक्स को इंटरचेंज करके क्रॉस करवाते हैं उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो याद रखना, जो हमारा टेस्ट क्रॉस है उसकी हेल्प से जीनोटाइप आइडेंटिफाई होता है, रेसिप्रोकल जो क्रॉस है उसकी हेल्प से हम पता करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को। जो हमारा बैक क्रॉस है इसकी हेल्प से हम रिस्टोर करते हैं संतति की क्षमता को, स्ट्रेंथ को। तो ये तो मैंने और इंफॉर्मेशन दे दी। आंसर तो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था डी, कि F1 का किसी भी पेरेंट के साथ आप क्रॉस करवाएं वो बैक क्रॉस है। 145, एक डाई हाइब्रिड आप ले लें, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब हम इसका गैमीट फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर जो गैमीट बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हमें चार तरह के गैमीट यहाँ पर मिलने वाले हैं 1:1:1:1 के रेशो में। दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। 146 पर चलते हैं। एक प्योर टॉल, कैपिटल टी, इसका क्रॉस प्योर टॉल के साथ एक और कैरेक्टर ले लेते हैं, ग्रीन पॉड, कैपिटल जी। क्रॉस करवाना है प्योर डॉर्फ और येलो पॉड के साथ में, तो F1 फिर F2। F2 जनरेशन में हमें बताना है हाउ मैनी शॉर्ट प्लांट्स। रेशो हम सभी को याद है 1:1, 2:4:2, 1:1, ये रेशो आता है। और इसमें ये जो थर्ड नंबर वाला हमारा जो सेट है 1:1, ये सभी सॉल्ट या ड्वार्फ होते हैं। तो टोटल कितने हैं, 1+2 3+1 4। आंसर आएगा 4/16, है ना। या फिर यहाँ ऐसा कुछ वो 16 में से ही पूछा है, तो सीधा आंसर हो जाएगा हमारा सी। 147, अगेन वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ उनने क्रॉस करवाया है कैपिटल ए,
कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, F1 देन F2, और F2 में उनने हमसे हाइब्रिड का परसेंट या इसे मुलेटो भी बोल सकते हैं, बट मुलेटो टर्म मेनली पॉलीजीनी वगैरह में यूज में आती है ना। आप तो यहाँ जो रेशो है हमारा, उससे सीधा आंसर निकल आएगा। ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो। इसमें ये जो चार हैं, ये होते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो 16 में से 4 मीन्स 4/16, आंसर होगा हमारा डी। 48 को देखें, यदि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में लिंकेज को डिस्कवर कर लेता तो कौन सा लॉ नहीं दे पाता? आंसर होगा वो लॉ नहीं दे पाता, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। भाई सेग्रीगेशन एक ऐसा लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। डोमिनेंसी के दो एक्सेप्शन है, को डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब नहीं मिलेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लिंकेज। तो आंसर हो गया हमारा सी। 149, अरे भाई वही क्वेश्चन है, देखें आप फिर से, थोड़ा सा अच्छा उनने बना दिया है क्वेश्चन को। डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें वन पेयर ऑफ एलील इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, वन पेयर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को जब शो करेगा तो उसकी F2 पीढ़ी के जीनोटाइप का रेशो होता है 1:1, ठीक है। और जीनोटाइप का ही रेशो हमसे पूछा है। अब जो सेकंड पेयर है वो नॉर्मल डोमिनेंसी शो कर रहा है, उसका भी आया 1:1। जो आप इसे सॉल्व करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 1:1, 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में 2 4 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1:1। बेटा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की सिंपल अप्रोच है। डाई हाइब्रिड है, वन पेयर एलील, उसने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। आप इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के F2 जनरेशन के जीनोटाइप के रेशो को लिखो, यह इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के लिए। फिर उसने अदर एलील के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, मतलब उसे मानना है डोमिनेंट। डोमिनेंट मानोगे जब अगले एलील को, तो उसकी F2 जनरेशन भी क्या होती? 1:1। जब इनको आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1:1, 2 4 2, 1:1, जो आंसर हो जाएगा हमारा बी। लास्ट क्वेश्चन है, किस एंजाइम की हेल्प से हम डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करते हैं? आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। इस तरह से हमने इन सारे 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। बेटा आप लोग भी अपने सॉल्विंग की स्पीड को जरूर बढ़ाएं, आप पेपर को बहुत कम स्पीड से सॉल्व ना करें, ठीक है। कोशिश करें क्वेश्चन एक बार पढ़ने में ही अपने को समझ आ जाए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट एग्जाम हॉल में ये मिस्टेक करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ा, समझ ही नहीं आया, फिर से रिपीट कर रहे हैं उसी सेम क्वेश्चन को, फिर पढ़ रहे हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालें, एक बार में ही क्वेश्चन आपको क्लिक करना चाहिए, उसका आंसर भी हमारे माइंड में आना चाहिए। बायो में बॉटनी एंड जूलॉजी का पेपर आप तभी बहुत स्पीड से सॉल्व कर पाएंगे जब सारी चीजें आपको 100% टिप ऑफ टंग पर याद रहेंगी। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा और आंसर निकला, सोचने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधा आंसर आना चाहिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, आप इस तरह से अपनी तैयारियों को करते रहें और 5 मई को एमजीसीआई के झंडे को पूरी तरह से ऊपर हमें लहरा के आना है। सबसे ऊपर यदि झंडा दिखे तो वो एमजीसीआई का होना चाहिए, या आपके घर का, आपके परिवार का, आपके मान सम्मान का झंडा है। इसको हमें झुकने नहीं देना है, और झुकने नहीं देना है तो इसके लिए करनी क्या होगी? मेहनत। आप मेहनत करो, एमजीसीआई की पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू।